आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने 2027 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंची है। इसको लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में आतिशी ने लिखा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। इतने सालों में बीजेपी को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी के डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है। डर की गूंज सीबीआई की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है, तो आज सीबीआई ने उनके घर छापा मार दिया। विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस साल वैश्विक व्यापार में गिरावट आएगी। इसमें कहा गया कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ और राजनीतिक अनिश्चितता जैसी बड़ी समस्याएं बढ़ती हैं, तो दुनिया भर में चीजों का व्यापार और भी अधिक कम हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन ने कहा कि उत्तर अमेरिका में यह गिरावट खास तौर पर अधिक होगी, जहां व्यापार में 10वें हिस्से से भी अधिक कमी आने की उम्मीद है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी इकोंजो-इवेला ने कहा कि अमेरिका और चीन का अलग होना एक ऐसी घटना है जो मेरे लिए सचमुच चिंताजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन ने पहले अनुमान लगाया था कि 2025 में वैश्विक सामान व्यापार में 2.7% की बढ़त होगी, लेकिन अब उसका अनुमान है कि इसमें 0.2% की गिरावट आएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ संशोधन कानून पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि कल मेरी याचिका पर पूरा अमल किया जाएगा। टीएमसी संविधान को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस मामले की बहस आज गुरुवार को भी जारी रहेगी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में कुछ अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार कर रही है। कोर्ट उस प्रावधान पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है जिसमें कहा गया है कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की है कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुना जाए, इसलिए आज भी मामले पर सुनवाई होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है। उन्होंने भाजपा पर बेवजह सताने का आरोप लगाया। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को डराना चाहती है, वो कानून के खिलाफ जाकर काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े इस केस में कुछ भी नहीं है। ये अखबार पंडित नेहरू जी ने 1937 में शुरू किया था, जो आज़ादी के बाद से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने इसे कर्ज देकर चलाया। आज़ादी के इस प्रतीक को चलाए रखने की हर संभव कोशिश की गई और अब मोदी सरकार का कहना है कि कर्ज लेकर इसे चलाना गलत है। भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोकने पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार सुप्रदीप चकमा ने कहा कि मैं इसे एक चुनौती की बजाय अवसर के रूप में लूंगा। सुप्रदीप चकमा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि यह रुकावट हमारे उत्पादों के निर्यात में बहुत अधिक बाधा नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने कॉक्स बाजार या चटगांव एयरपोर्ट को हवाई परिवहन के लिए विकसित कर सकते हैं या ढाका एयरपोर्ट को विकसित कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास भारतीय बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसे एक चुनौती के बजाय अवसर के रूप में लूंगा। हालांकि भारत के साथ हमारा भाषाई लाभ है, साथ ही हम मेडिकल टूरिज्म के लिए भी भारत का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को उसके निर्यात किए जा रहे सामान के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी और 8 अप्रैल को भारत ने इसी सुविधा को एक सर्कुलर के जरिए वापस ले लिया।
महाराष्ट्र में उर्दू भाषा पर छिड़ी बहस के बीच कवि, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने जिन्ना का जिक्र किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल काउंसिल में साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि उर्दू भाषा का इस्तेमाल किसी भी तरह से अस्वीकार्य है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और इससे पहले यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष था और हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब इसी विवाद पर जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साल 1798 में इस्लामिक स्कॉलर शाह अब्दुल कादिर ने कुरान का अनुवाद पहली बार उर्दू में किया था। उस समय लगभग सभी मुफ्तियों और काजियों ने फतवा दिया कि उन्होंने उर्दू जैसी विधर्मी भाषा में पवित्र कुरान का अनुवाद करने की हिमाकत कैसे की। कई सालों बाद जिन्ना, जो खुद की उर्दू नहीं बोल पाते थे, उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो जिन्ना की बात पर यकीन करते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस 21 अप्रैल से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय और जेडी वेंस की प्रेस सचिव ने यह जानकारी दी। वेंस अपने भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह उपराष्ट्रपति वेंस की पहली भारत यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वह 21 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि मंडल के दिल्ली में अन्य कार्यक्रम होंगे। वेंस का 24 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होने से पहले जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति करने की समीक्षा करने और पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान 13 फरवरी को जारी भारत अमेरिका साझा बयानों के परिणामों के कार्यान्वयन का अवसर देगी। बता दें कि जेडी वेंस की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ से 90 दिनों की राहत दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इसराइल की सेना गजा में बनाए गए तथाकथित सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी। इसराइल काट्स ने कहा कि जोन इसराइली समुदाय की सुरक्षा के लिए अस्थायी या स्थायी किसी भी स्थिति में एक बफर प्रदान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र की विनाशकारी परिणामों की चेतावनी के बावजूद इसराइल हमास पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए मानवीय सहायता पर रोक जारी रखेगा। बता दें कि हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18 मार्च को लड़ाई फिर से शुरू होने के बाद से गजा में 1650 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.